हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज का जो वीडियो है, जैसे तुमने थंबनेल से देख लिया है, आज के वीडियो में अपन बात करेंगे फिजिक्स के बारे में और कैसे फिजिक्स में एक मास्टरी जो है वो की जा सकती है। ये वीडियो जो है मेरे बहुत करीब है। क्योंकि मेरे फिजिक्स में सबसे अच्छे नंबर थे, चाहे जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो। और जेई मेंस में थोड़ा सा ब्रैक कर लेता हूँ। जेई मेंस में लेट्स जस्ट से 100 परसेंटाइल एक चीज़ होती है, वो थी मेरी, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सक्षम मानता हूँ खुद को कि थोड़ा बेहतर सक्षम मानता हूँ खुद को कि ये वीडियो मैं मेरी जो बातें हैं वो अगर तुम लोग फॉलो करो तो एक अच्छा रिजल्ट तुम्हारा आ सकता है, ठीक है। तो ये तो साबित हो गई क्रेडिबिलिटी। अब इस वीडियो से तुम्हें क्या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले जरा अपन देखेंगे कि एनटीए ने फिजिक्स में क्या कर रहा है, एनटीए और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, एनटीए कैसे खेल रहा है फिजिक्स के साथ। दूसरा अपन देखेंगे कि भैया जेई मेंस लेवल है जो और जेई एडवांस लेवल है, उस पर अलग अलग लेवल पे कैसे फिजिक्स को डील करना है, फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट को, ठीक है। उसके बाद अपन जरा फिजिक्स की डिफिकल्टी और फिजिक्स में कैसे कंसेप्ट स्ट्रेंथन किए जा सकते हैं। अगर तुमसे फिजिक्स बिल्कुल नहीं हो रही तो क्या, और क्या अगर तुम्हें सवाल लगाने हैं, सवाल की बेहतर सॉल्विंग करनी है, हाँ, क्वेश्चन सॉल्विंग पे भी अपन जाएंगे और कंसेप्ट की बिल्डिंग पे भी अपन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि भैया सिर्फ कंसेप्ट कंसेप्ट से काम चल नहीं सकता, अंत में तो सवाल ही बनाने हैं, नंबर तो सवालों से ही मिलेंगे। तो इस सारी अपन बातें करेंगे, काफ़ी वेल रिसर्च। हाँ, अरे और अरे क्या बात है, ये बह रहे याद आ रहा है। तो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी मैं बता रहा हूँ, अगर किसी का फिजिक्स बिल्कुल ही परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कम से कम तुम्हें 70-80% स्कोर करवा दे, जिसमें तुम्हारी 90% के करीब आ जाती है फिजिक्स स्पेसिफिक, तो उतना तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सारा ये वीडियो होने वाला है इंटरेस्टिंग सा, और इसी के साथ अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ जो मैंने देखी वो ये था कि जब से मैंने पेपर दिया, जो कि 2023 में मैंने अपना पेपर दिया था, तब फिजिक्स जो थी वो मॉडरेट से इजी लेवल पे आया करती थी। फिर उसके बाद 2024 का जो पेपर हुआ उसमें फिजिक्स महा इजी आ गई। तुम्हारे 80% जो सवाल थे वो न्यूमेरिकल बेस्ड थे, तुम्हारे फॉर्मूला बेस्ड थे। लेकिन 25 में एनटीए ने खुद को थोड़ा सा रिडीम किया है, फिर मीडियम से इजी टाइप का सिनारियो गया है। लेकिन अभी भी पीसीएम तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा इजी और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग तुम्हारी फिजिक्स रह रही है। ये गोलक पूरा क्यों नहीं हुआ, हाँ, ठीक है। तो अब लेकिन 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 इसमें कैच ये है कि अगर फिजिक्स तीनों में से सबसे ज़्यादा इजी रह रही है तो एनटी उसमें खेल क्या करता है, वो डाइवर्स लेवल ऑफ क्वेश्चन पूछता है। डाइवर्स मतलब अगर तुम्हारे फिजिक्स में कुछ 90 चैप्टर होते हैं जेई के पूरे सिलेबस में, फिजिक्स में एवरेज 27-28 भी कुछ चैप्टर है, तो कोशिश करेगा कि सारे के सारे चैप्टर में से कुछ ना कुछ कंसेप्ट उठा ले, किसी चैप्टर से कोई टॉपिक उठा ले, किसी चैप्टर से कोई न्यूमेरिकल उठा ले। अगर असर्शन रीजन दे रहा है तो उसमें 2-3 चैप्टर को कवर कर ले। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके, अगर तुम्हारी सिलेबस पे अच्छी पकड़ है, पूरे वेरिड सिलेबस को तुमने अच्छा किया हुआ है, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। क्यों? क्योंकि देखो, कई बार फिजिक्स का पेपर ईजी है, ठीक है। अब पेपर ईजी है तो तुम्हें ये पता है कि एक पर्टिकुलर चैप्टर से अगर सवाल आ गया ईजी लेवल का तो तुम कर ले जाओगे। दिक्कत वहां आ जाएगी अगर तुमने वो चैप्टर किया ही नहीं है, तो फिर वो सवाल तुमसे बनेगा या नहीं, वो एक येस और नो क्वेश्चन हो जाता है, एंड यू डोंट वांट टू बी ऑन द नो साइड, ठीक है। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके सिलेबस की कवरेज कर लो, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें आती है, एक सवाल आता है कि भैया आपने कह तो दिया सिलेबस कवर कर लो, बट बहुत सिलेबस है यार। अगर मेरा 11वीं बर्बाद है और मैं एक अच्छे सिनेरियो में इस समय नहीं हूँ, तो मैं सारा सिलेबस कैसे कवर कर लूँ। तो उसके लिए उन सारे बच्चों के लिए बात कि पहला तो जो मैं तुम्हें हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स दूंगा, अभी एंड में दूंगा, उसमें तो तुम सबको सारे पूरे करने ही हैं, उसमें ऑल्टरनेट नहीं है, मैं उसमें फिर कुछ नहीं मदद कर सकता। लेकिन जो लो वेटेज चैप्टर्स है, यानी कि जो 30 में से कुछ 10 चैप्टर ऐसे निकल के आएंगे, एक तिहाई चैप्टर ऐसे भी है जो थोड़े लो वेटेज में है, उसमें भी तुमको उनकी फॉर्मूला लेवल अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग जितनी हो उतनी इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो बहुत सारा ऐसा होता है, जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं, रोटेशन नाम का चैप्टर है, ठीक है। रोटेशन में से कितनी ही बार ऐसा हुआ है कि दो टॉपिक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सिर्फ इसी में सवाल आ गया। वो नॉर्मल फोर्स, रोलिंग, टॉपलिंग, इस सब से सवाल बहुत कम देखे गए, और इन दोनों से सवाल पूछने की अब ऐसा नहीं कि गारंटी है, लेकिन हाँ, अगर तुमसे रोटेशन बिल्कुल ही नहीं हो रहा, तुम्हारा डब्बा बिल्कुल ही गोल है, तो एक तुम्हारे प्रोबेबिलिटी पे तुम जब खेलोगे तो फिर हाँ, ये है कि हाँ, इन दोनों में से अगर मुझे फॉर्मूला फॉर्मूला भी पता है तो इसका सवाल आ गया, अगर तुम्हें जेई मेंस में हिला के आ जाऊंगा, मेरे 4 नंबर डन हो जाएंगे, जो कि नहीं होते अगर मैं रोटेशन को कंप्लीटली छोड़ देता, ठीक है। तो ये बात है कि जो भी अगर किसी चैप्टर को छोड़ भी रहे हो तो प्लीज कोशिश करो कि उसकी फॉर्मूला लेवल अंडरस्टैंडिंग तुम्हें एटलीस्ट हो, या बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग तुम्हें हो, ठीक है। अगली बात पर चलते हैं, जरा क्वेश्चन सॉल्विंग की अप्रोच, और यहाँ पे साथ ही मैंने जो पीछे का एनालिसिस करेंगे, तो दोनों ही चीजें एक साथ मैंने बता दी है। सबसे पहले मेंस लेवल पे क्वेश्चन सॉल्विंग कैसी, 60% जो सवाल है तुम्हारे मेंस लेवल पे इजी आ रहे हैं, 30% मीडियम आ रहे हैं, 10% डिफिकल्ट आ रहे हैं। इसमें भी मैंने एक ट्रेंड देखा कि अभी भी 50 से 60% जो तुम्हारे क्वेश्चन हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। न्यूमेरिकल तो मतलब न्यूमेरिकल तो सारे ही हैं, बाय न्यूमेरिकल बेस्ड आई मीन फॉर्मूला बेस्ड,
ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला से निकल जा रहा है। और 40 से 30 थोड़ा लोअर एंड पे लेके चलते हैं, 30 से 40% जो है वो तुम्हारा असर्शन रीजन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, उसमें एप्लीकेशन में न्यूमेरिकल हो सकता है, बट हाँ तुम्हें वहाँ कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, 2-3 फॉर्मूला लग गए, कुछ इस तरीके के सवाल, ठीक है। तो ऐसा ट्रेंड रह रहा है। तो पहली चीज़ तो ये देखा कि मेजोरिटी में अपन को फॉर्मूलाज पर जितनी अच्छी पकड़ होगी उतनी ही क्विक एंड एक्यूरेट तुम सॉल्विंग कर पाओगे। तुम्हें अगर पता है, कई क्वेश्चंस में सिर्फ ऐसी बात है कि तुमने दिमाग लगाया, डिराइव करा, फलाना करा, ढिमका करा, 10-15 मिनट लगाए, वहीं अगर एक फॉर्मूला तुम्हें पता होता, जैसे कई बार मैंने एक चीज़ मुझे याद है, बायो सवार्ट लॉ जो होता है मैग्नेटिज्म में, या फिर तुम्हारा अगर मैं फिजिक्स में जाना चाहूँ तो जैसे प्रोजेक्टाइल, अब प्रोजेक्टाइल होता है, प्रोजेक्टाइल में पूरा कंसेप्चुअल सॉल्विंग तुम कर सकते हो। तुमने प्रोजेक्टाइल उठाया, यहाँ से फेंका, तुमने यहाँ पे इक्वेट करी, एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन, वाई डायरेक्शन में इक्वेशन इक्वेट करी, सारा काम किया। लेकिन प्रोजेक्टाइल की तीन सीधा सीधा फॉर्मूलाज भी होते हैं। 2u sin थीटा बाई जी हो गया, टाइम का शायद बहुत वक्त हो गया। एक उसमें टाइम का फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है, वो केसेस होते हैं जहाँ पे हाइट मैक्सिमम, रेंज मैक्सिमम। अगर वो सब तुम्हें सीधा सीधा याद है तो ये एप्लीकेशन में जो तुम वक्त लगाते, फील है फिजिक्स का, ये एप्लीकेशन में बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें पेपर में सवाल सॉल्व करके नंबर लाने टाइम लिमिट के अंदर। तो जितनी अच्छी तुम्हारी ऐसे फॉर्मूलाज पे पकड़ होगी उतना ही तुम टाइम बचा पाओगे और एक्यूरेटली जवाब दे पाओगे। और इसका दूसरी चीज़ जो है मेंस लेवल पे करने के लिए वो है कि मेंस के पीवाईक्यूज जितने ज़्यादा तुम प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज़्यादा करो। मैंने ये देखा है कि कुछ भी नहीं तो फिजिक्स में मेंस में पीवाईक्यूज का ट्रेंड बहुत बहुत ज़्यादा फॉलो होता है। मतलब पीवाईक्यूज ऐसी चीज़ है जो फिजिक्स, और पीवाईक्यूज सबके करने होते हैं, मैथमेटिक्स के भी करने होते हैं, केमिस्ट्री के भी करने होते हैं, बट फिजिक्स में जेई मेंस में जितना तुम्हें पीवाईक्यूज हेल्प करेंगे उतना कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड फॉलो होता है फिजिक्स में, ठीक है। तीसरी चीज़, हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और आ जाती है कि तुम्हारे जो डाउट्स हैं वो उनको प्लीज़ नोट डाउन करके चलो। अपने डाउट्स नोट डाउन बहुत ही कम लोग करते हैं, और किसी भी डाउट को कभी छोड़ना नहीं है फिजिक्स में। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स में जो सवाल होते हैं और टॉपिक्स होते हैं वो जनरली आते हैं यार मेरा स्टाइलस थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, यहाँ लिख देता हूँ। तुम्हारे सारे जो, छोड़ो, यहाँ पे सारी जो चीज़ें होती है फिजिक्स में, मेजॉरिटी चीज़ होती है वो इंटरकनेक्टेड आ रही होती है। तुम्हारे काइनेमैटिक्स के क्वेश्चन में एनएलएम का लॉजिक लग रहा होगा, वर्क पावर एनर्जी में कभी कुछ एनएलएम का फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बनाना पड़ गया, सूडो फोर्स में तुम्हें वर्क पावर एनर्जी में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करनी पड़ गई। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती है। अब अगर तुमने कोई डाउट छोड़ दिया है, अपना डाउट सॉल्व नहीं किया, तो डाउट्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि एक पर्टिकुलर डाउट को छोड़ देने से तुम्हारा उस पर्टिकुलर चैप्टर में, उस टॉपिक में कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाता है। अब एक पर्टिकुलर टॉपिक में भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस डिक्रीज हो गया तो 3-4 टॉपिक जिनके साथ मिलके उसका सवाल बन सकता था, वो सारे ही सवालों को, पूरा वेन डायग्राम जो है वो तुम्हारा एक पर्टिकुलर टॉपिक खा जाएगा, जो कि बहुत कैटास्ट्रॉफिक चीज़ हो जाएगी, बहुत दिक्कतमय चीज़ हो जाएगी। इसलिए फिजिक्स में अपने जो भी डाउट आ रहे हैं अपने को साथ साथ में उनको रिजॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये बात चली है कि हाँ डाउट्स वगैरह जो है फिजिक्स में वो अपने को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, और इंटरकनेक्टेड होने के कारण वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको क्लैरिफाई किया जाए। बट ये कर पाने के लिए, अपने डाउट्स को ईजिली और क्विकली क्लैरिफाई कर पाने के लिए एक बहुत प्यारा टूल जो है वो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं वीडियो रोक के वो तुमको बता रहा हूँ तो सोचो कितना बेहतरीन होगा। मैं बात कर रहा हूँ फिलो ऐप की। अब फिलो ऐप में तुम्हें क्यों बता रहा हूँ वीडियो रोक के, सबसे पहली चीज़ जो बहुत ही ईजी इसका इंटरफेस है, सब कुछ नहीं करना है, तुम्हारे पास सामने तुम्हारे सवाल है, तुमसे सॉल्व नहीं हुआ किसी भी कारणवश, तुमने इसका एक फोटो लिया, क्रॉप करा और डाल दिया। अब जैसे जैसे तुम एडिटर साहब जरा इनको वर्किंग दिखा दो, तुम एक लाइव ट्यूटर से 60 सेकंड्स के अंदर कनेक्ट हो जाओगे, जो कि एकदम नॉन जजमेंटल होंगे, अपने फील्ड के एक्सपर्ट तो होंगे, चाहे तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट ले लो फिजिक्स के अलावा भी, तो उसमें एक्सपर्ट भी होंगे ना, वो तुम्हें जज करेंगे ना कुछ, आराम से तुम्हें एक एक डिटेल करके आंसर बताएंगे। लाइव कनेक्शन है तो डाउट वगैरह भी तुम फॉलो अप में पूछ सकते हो। इसके अलावा फिलो ऐप पे एक सुपर एआई मोड भी है, जहाँ पे ठीक है अगर तुम्हें ट्यूटर से नहीं तो एआई भी तुम्हें पूरा बता देगा तुम्हें। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एआई 3 बार अपने आंसर्स को चेक करता है इंक्रीज एफिशिएंसी के लिए, और अगर एआई के साथ फिर भी ना समझ आए तो नीचे फिर से ऑप्शन है कि अब लाइव ट्यूटर से तुम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कनेक्ट दोबारा कर सकते हो, ठीक है। और एक मजेदार चीज़, तुम अपने ट्यूटर्स को फेवरेट भी मार्क कर रख सकते हो कि अच्छा इनसे समझ आ रहा है तो इनसे ही बार बार अपन पढ़ते रहे। और मतलब खत्म ही नहीं हो रही है, फिलो ऐप में कंप्लीट तुम्हें अपने पीवाईक्यू सीरीज और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी आपके अंदर ही, जेई मेंस के लिए कंप्लीटली रेलिवेंट, तो वहां से तुम वो भी सॉल्व कर सकते हो। तो डाउट भी, प्रैक्टिस भी, सब एक ही जगह सारी चीजें मिल रही है। तो वेट किसका करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट जाओ और फिलो ऐप को डाउनलोड करो। तो अब आ जाते हैं एडवांस लेवल पे। एडवांस लेवल पे अपने को क्या करना चाहिए, एडवांस लेवल का कैसा एनालिसिस रहता है। तो सबसे पहले एडवांस लेवल पे फिजिक्स में 25% क्वेश्चन एडवांस में भी इजी लेवल पे देखे जाते हैं, 40% कुछ मीडियम और 35% डिफिकल्ट। हालांकि ये वाला जो फिगर है ये वेरी करता रहता है। इस साल पिछले जब 2023 में मैंने पेपर दिया था तो फिजिक्स में 45% क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गए थे, जो मीडियम सवाल थे थोड़े कम लेवल 20% ही रह गए थे। कुछ ईजी सवाल हमेशा जेई एडवांस भी डालता है, बट डिफिकल्ट मीडियम में बात ऊँची नीचे होती रहती है। तो इसमें तुम्हें क्या अप्रोच रखनी है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, सबसे पहले तुम्हें जाना है डिफिकल्ट
डिफिकल्ट जेई मेंस लेवल के क्वेश्चंस पे अगर तुमने अभी तक ऑलरेडी नहीं लगाए हैं तो ये तुम्हारा स्टार्ट पॉइंट होगा, ठीक है। तो अगर तुमने ये जब पार कर लिया तो इसके बाद तुम जाओगे एडवांस लेवल की वर्कशीट्स पे जो अपने मॉड्यूल्स में तुम्हें मिलेंगी। अगर रेफरेंस बुक सॉल्व करो तो रेफरेंस बुक्स में भी जो लास्ट की एक्सरसाइजेज होती है ना, उस सब में तुम देखोगे कि ये सारा मामला दिया होता है एडवांस लेवल का। इसके बाद तुम जाओगे 5 से 7 साल के हर चैप्टर के लिए जेई एडवांस के पीवाईक्यूज लगाओगे मिनिमम, ठीक है। जेई एडवांस के पीवाईक्यूज इज द रियल वर्ल्ड टेस्ट कि हाँ अच्छा तुमने एडवांस लेवल की तैयारी की है तो तुमसे ये तो सॉल्व होना ही चाहिए क्योंकि ये वाकई एडवांस लेवल पर पूछा जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद अच्छा अप्रोच तुम्हारी क्या रहनी चाहिए? अप्रोच ये रहनी चाहिए कि तुम सोचो जितना और विजुअलाइज कर सको जितना ज़्यादा उतना बेहतर। अब बच्चों का दिक्कत ये रहती है कि भैया मेरा एक क्वेश्चन में 15 से 20 मिनट खर्च हो गया, मेरा इतना टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, मैं आधा आधा घंटा एक ही सवाल थोड़ी करता रह सकता हूँ। देखो बात ऐसी है कि जेई एडवांस का जो पेपर होता है, जेई एडवांस में सवाल कभी भी रिपीट नहीं होगा। तो मेंस का ऐसा नहीं है कि तुमने मेंस की तरह इसमें बहुत सारे सवाल लगा लिए, तुम्हें फॉर्मूला और ट्रेंड पता चल गया और तुम्हारा काम हो गया, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें बिल्कुल ही नया सवाल फेंका जाएगा। वो जो सवाल तुम जेई एडवांस के अपने पेपर में देखोगे वो इतिहास में पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा, बिल्कुल नया सवाल होगा। तो तुम्हें एकदम नया सवाल जो दुनिया में पहली बार फेंका गया है, अगर वो सवाल सॉल्व करना है तो तुम्हारी थिंकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। तो और वो डेवलप कैसे होगी? ऐसे ही अपना माथा फोड़ फोड़ के। तो अगर तुम्हें वक्त लग रहा है बहुत ज़्यादा सॉल्विंग वगैरह करने में तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो रही है। कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देख लो, लेकिन सीधा 5 मिनट या 2 मिनट के अंदर सॉल्यूशन देखने से थिंकिंग कैपेबिलिटी डेवलप नहीं होगी। वो कम से कम पहले जब माथा फोड़ोगे 15-20 मिनट उतना वक्त दोगे तभी जाके वो डेवलप होगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा वक्त लगाएंगे एडवांस लेवल की क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस में। और जैसे जैसे तुम देखोगे वक्त वक्त लगाते जाओगे ना, थोड़े समय बाद 1-2 दिन 2-4 महीने इसके बाद जो है तुम्हारे सवाल एडवांस लेवल के बनने लगेंगे क्योंकि अब वो तुम्हारा दिमाग जो है वो ट्रेन हो चुका है, ठीक है। अगली बात पर चलते हैं। प्लीज रीड एनसीईआरटी। पर फिजिक्स और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके लिए मैं खासकर कहता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ो। लेकिन फिजिक्स में अपन गौर नहीं करते हैं कि एनसीईआरटी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और एनसीईआरटी कितना ज़्यादा फायदा दे सकती है। क्या होता है? 2 फायदे हैं इसके मेजर। सबसे पहला जो तुम्हारे थ्योरी स्पेसिफिक टॉपिक्स है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारा थ्योरी वाला सेगमेंट है, न्यूक्लियाई वाले पार्ट में खासकर ईएम वेव्स पूरा पूरा थ्योरी है, सेमीकंडक्टर्स पूरा थ्योरी है, तुम्हारा कम्युनिकेशन वगैरह का जो चैप्टर्स हैं ये सारे भी थ्योरी है चैप्टर्स हैं। तो इन सब में तो डायरेक्टली हेल्प होती है और मेंस वाइज सीधा सीधा थ्योरी से सवाल पूछ रहा है, ये एक फैक्ट है। तो इसकी तुम्हें तैयारी करनी है। और दूसरी चीज़ तुम देखोगे कि अगर तुम्हारी सपोज क्लास है ना, तुम्हारी क्लास में लेक्चर लेने जाना है, उससे पहले ही तुमने अगर एनसीईआरटी पढ़ ली किसी टॉपिक की और वहाँ से पढ़ के जाओगे तो तुम्हारा इंटरेस्ट है जो उस क्लास में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ेगा, तुम उस क्लास में ध्यान दोगे। क्यों? क्योंकि तुम ऑलरेडी उसमें पढ़ के आए हो, अब तुम्हें पता है कि हाँ मैं चढ़ चढ़ के जवाब दे सकता हूँ। और दूसरी चीज़ तुम्हारी उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। एनसीईआरटी जो किताब लिखी हुई है वो बहुत खूबसूरती से लिखी हुई है, तो अगर तुम एक बार उसकी रीडिंग भी मार लेते हो तो उसकी एक बहुत 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 अच्छी डीप अंडरस्टैंडिंग ले जाने में तुम्हारी हेल्प करेगी, ठीक है। अगली बात पर चलते हैं कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी फिजिक्स में कैसे लाई जाए। भैया आपने सवाल सॉल्विंग की अप्रोच बता दी, कैसे क्या सवाल सॉल्व करने हैं। फिजिक्स में कंसेप्चुअल कैसे क्लैरिटी लाया जाए, फिजिक्स का फील कैसे लिया जाए, तो सबसे पहली मेरी गुजारिश है कि कोशिश करो तुम चीज़ें विजुअलाइज कर सको। तीसरे में भी पॉइंट में यही बात करिए। देखो जितना ज़्यादा डायग्राम्स का उपयोग हो सके, जितना ज़्यादा विजुअलाइजेशन रिसोर्सेज कैसे, जैसे यूट्यूब वीडियोज़ है। एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है वॉल्टर लुइन सर का, जिसमें वो कुछ मासेस का बता रहे हैं। उन्होंने अपने आप को रखा हुआ अपना चेहरा और ऑसिलेशंस को चेक करा है, और वो ये है कि अगर वो बॉल जितना लगा उनके चेहरे पर तो उनको तेज चोट लग सकती है, बट फिजिक्स पे इतना भरोसा है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं इनको थोड़ा वीडियोस को एक्सप्लोर करो, रिसोर्सेज देखो और थोड़ा सा समझो कि अच्छा दुनिया में असल चीज़ें हो कैसे रही है, फिजिक्स वर्क कैसे कर रही है, फिजिक्स में थोड़ा फील लो, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ग्राफ्स का बहुत मेजर रोल रहता है फिजिक्स में। जितना ज़्यादा तुम ग्राफ स्टडी कर सकते हो फिजिक्स में, हर चीज़ में ग्राफ से स्टडी और एनालाइज करने की कोशिश करो। फिजिक्स में लगभग हर चीज़ को ग्राफ आउट किया जा सकता है, भले ही वो पोटेंशियल हो, फील्ड हो, तुम्हारा डिस्टेंस वगैरह हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो। मेजॉरिटी जो चैप्टर्स हमारे फिजिक्स में उनको ग्राफ आउट किया जा सकता है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में भी कई सारे ग्राफ्स है तुम्हारे। तो इन सब ग्राफ्स को स्टडी करो, उनके मतलब समझने की कोशिश करो। चैट जीपीटी से पूछो क्या बता रहा है, ये कैसे बता रहा है, ये क्यों चेंज हो रहा है, इसका वेरिएशन कैसे हो रहा है, इसकी स्लोप कहाँ पे कितनी है, स्लोप का जीरो होने का क्या मतलब है। जब सवाल तुम सॉल्व करोगे ना तो देखोगे एक बहुत प्यारी अंडरस्टैंडिंग तुम्हें फिजिक्स की मिलेगी, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैं किया करता था जब मुझे था कि अच्छा हाँ फिजिक्स में मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, ठीक है। पांचवी बात पर चलते हैं, आर रेफरेंस बुक्स इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स। तो इसका ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि भैया मैं एच सी वर्मा सॉल्व करूँ, सेंगेट सॉल्व करूँ, मैं डी सी पांडे सॉल्व करूँ, फिजिक्स गैलेक्सी सॉल्व करूँ कि ना करूँ। अब मैं मुझे कोचिंग के मॉड्यूल्स मिले हुए हैं, क्या मैं उनको सॉल्व करूँ या अदर। देखो इसमें 2 अप्रोच है। पहला, जो बच्चा फिजिक्स में इस समय 100 में से 100 को एज अ परसेंटेज लेके चल रहा हूँ मैं तुम्हारे कोचिंग में जितने का भी मॉक टेस्ट होता हो, अगर तुम्हारे 75% या 70% इसके ऊपर मार्क्स आ रहे हैं तो तुम रेफरेंस बुक्स को सॉल्व कर सकते हो। अगर 75% से नीचे मार्क्स आ रहे हैं तो अभी जो तुम्हारा कोर मॉड्यूल है
और तुम्हारे जो PYQ है, तुम्हें सिर्फ इसी पे ध्यान देना है। ये वाला जो बच्चा है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी एक अंडरस्टैंडिंग जो सब्जेक्ट को लेके है वो बन चुकी है और तुम्हें अब हाई लेवल पे जाना है। तो यहाँ पे तुम अच्छी रेफरेंस बुक्स जैसे HCV, फिजिक्स गैलेक्सी, इनका इस्तेमाल कर सकते हो और इसमें इसको भी इस्तेमाल करोगे हाई लेवल क्वेश्चंस के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे तुम्हें अभी अपना कोर ही थोड़ा सा फिक्स करना है, कोर थ्योरी पे ही तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हल्की सी कमजोर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जब ये हो जाए फिर तुम मूव कर सकते हो, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं साहब, बहुत ही मजेदार जो इंटरेस्टिंग इस वीडियो का सबसे रिसोर्स है वो है प्रायोरिटी वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो मैंने क्या किया है, तुम्हें 2 प्रायोरिटी में चैप्टर्स दे दिए हैं और किस हिसाब से प्रायोरिटी बांटी है मैं बता देता हूँ। प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 कंप्लीटली वेटेज के हिसाब से नहीं है, मैंने इसमें 2 फैक्टर्स लिए हैं, एक तो इनका वेटेज ऑफ कोर्स और एक और फैक्टर लिया है मैंने ईज। कितना इजी है इनको करना, कितना मुश्किल है इनको करना, ईज में लेंथ हो गया तुम्हारा और अंडरस्टैंडिंग हो गई कितनी इजीली आती है, ठीक है। तो प्रायोरिटी 1 में जो चैप्टर्स हैं ये तुमको सबसे पहले करने हैं और इनको अपन को डीप या कंप्लीट तरीके से करना है, ठीक है। जैसा मैंने पहले बताया था कि इसमें पूरी प्रैक्टिस रहेगी। प्रायोरिटी 2 जो है वो इसके बाद आएंगे, कोशिश करना है कि इनको भी कंप्लीट करें। अब प्रॉब्लम ये कि भैया आपने तो दोनों ही प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 दोनों ही बोल दिए, तो मैं तुमको बता देना चाहता हूँ कि ये लिस्ट जो है वो एक्सॉस्टिव नहीं है, इसमें फिजिक्स के सारे चैप्टर नहीं आ रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ चैप्टर तुम्हारे बच जाएंगे, वो जो है तुम अलग से कर सकते हो, ठीक है। तो पहले प्रायोरिटी 1 के चैप्टर्स को फटाफट देख करते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशंस हो गया तुम्हारा, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस ये साथ में भी कर सकते हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी हर बार 2 3 से 4 सवाल, 3 से 4 तो नहीं 2 से 3 सवाल मिनिमम आ रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स में भैया 2 सवाल मान के चलो कुछ भी हो जाए। रे एंड वेव ऑप्टिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काइनेमैटिक्स तुम्हारा, लॉज ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी, मतलब वही तुम्हारा पूरा फिजिक्स का जो शुरुआत का मैकेनिक्स वाला पार्ट है वो सारा का सारा, ठीक है। प्रायोरिटी 2 पे चलते हैं। ये थोड़े से अपने को लेंदी चैप्टर्स हैं और वेटेज इनका भी अच्छा है, बट हाँ थोड़ा सा इन पर काम करना पड़ता है। तो मैग्नेटिज्म, एलओएम शायद मैंने ये सारे दोबारा रिपीट कर दिए मेरे हिसाब से, हाँ ठीक है। तो इनको भैया यहाँ से हटा देंगे अपन, एक सेकेंड, इन सबको यहाँ से हटा लेंगे, इनको प्रायोरिटी 1 में ही करने की कोशिश करेंगे। EMI एंड AC, फ्लूइड्स, ग्रेविटेशन, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन और फ्लूइड्स जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, बट उनका वेटेज जो है काफ़ी अच्छा रहता है, इसलिए उनको प्रायोरिटी 2 में डाला है, ना कि प्रायोरिटी 3 में। इन चैप्टर्स को ये ठीक है, ये ऑप्शनल है थोड़ा सा, अगर तुम्हें लग रहा है कि बिल्कुल ही इनमें नहीं हो पा रहा है क्योंकि दिक्कत है, तो रोटेशनल मोशन में से कम तुम्हें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट करना ही करना है। फ्लूइड्स में तुम्हें कंटिन्यूटी की इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन, सरफेस टेंशन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल देख लिए मैंने इसमें। और एक वो पास्कल्स लॉ पे भी कर सकते हो प्रैक्टिस, हाँ पास्कल्स लॉ भी पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉइजनस इक्वेशन वगैरह नहीं आती है, वो छोड़ सकते हो। तो ये है सारे भैया, और सारा बता दिया मैंने, लगता है अरे बाप रे 17 मिनट का 20 मिनट का वीडियो होने वाला है भाई, क्रेजी। ठीक है, तो भाई पूरा सारा अप्रोच, क्वेश्चन क्वेश्चन सारी चीज़ें, डीप एनालिसिस कैसे क्या किधर, सारी चीज़ें बता दी है। तो आई होप अब ये वीडियो देखने के बाद फिजिक्स को लेकर तुम्हारा कोई भी जो शंका है वो नहीं बचेगी तुम्हारे मन के अंदर। बाकी और भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुम लोग कमेंट्स पे ड्रॉप कर सकते हो। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।